स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है और 2021 में हुई सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 340वीं रैंक प्राप्त की और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि IPS प्राप्त हुई है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में भी UPSC का इंटरव्यू फेस किया। तो इन दो अटेम्प्ट्स में जो मेरी लर्निंग्स रही, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे करें, शुरू कैसे करें, प्लान कैसे करें, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, NCERTs, हम उस हर चीज़ के बारे में बात करेंगे जो अब अभी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे, हम उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर राघवेंद्र IPS नाम से मेरी ID है। राघवेंद्र IPS ये मेरा चैनल है। आप इसमें जाकर के कमेंट्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं और आप मुझे आइडियाज दे सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप 2024 के लिए तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली चीज होती है, मुझे लगता है कि एक कॉन्शियस डिसीजन लेना कि आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। जैसे कि आप किसी नदी में पैर रखने से पहले ये जानना चाहेंगे कि उसकी गहराई कितनी है, उसमें बहाव कितनी तेज है। उसी तरीके से UPSC की तैयारी करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम की डिमांड्स क्या हैं, इस एग्जाम का प्रोसेस कैसा है और आपको क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी इस एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि यह समझिए कि व्हाट डज द प्रोसेस इंटेल। UPSC की प्रिपरेशन में क्या चीजें चाहिए होती हैं। कुछ चीजें मैंने यहां पे एनलिस्ट की हैं, जैसे डिसिप्लिन, फोकस, आइसोलेशन, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। आपको महीनों सालों तक सुबह से शाम तक एक ही रूटीन फॉलो करना है, आपको पढ़ाई करनी है, ब्रेक्स बहुत कम होंगे, तो ये डिमांडिंग चीज है। फोकस चाहिए, आपको फोकस रहना पड़ेगा। अगर आपने UPSC के लिए सोचा है तो बाकी सब चीजों को आपको दरकिनार करना पड़ेगा और सिर्फ UPSC को एकदम सेंट्रल फोकस बना करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइसोलेशन, कई बार आपको बहुत सारी चीजें मिस करनी पड़ेंगी। आप अपने परिवार के साथ शायद कम समय बिता पाएं, फैमिली गैदरिंग्स को आप मिस करेंगे, फंक्शंस को मिस करेंगे, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना मिस करेंगे। नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, UPSC एक ऐसी जर्नी है जिसमें ज्यादातर लोग, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 50% ऑफ द पीपल हु अपीयर फॉर द सिविल सर्विसेज एंड क्रैक इट, 50%, 60% लोग जो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, उन्होंने सालों साल मेहनत की है बिना किसी रिजल्ट के। कई लोग 2-2, 3-3 प्रीलिम्स फेल करते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो आपको ये समझ के इस एग्जाम में उतरना है कि आपको कई सालों तक मेहनत करनी पड़ सकती है और मे बी आपको रिजल्ट बहुत बाद में मिले। तो इसके लिए आपको, इन सब चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं कि हमने एक कॉन्शियस डिसीजन ले लिया। अब हम शुरू कहां से करें। 2024 में करीब 19 महीने हैं अभी। ठीक है, 19 महीनों में हमें क्या करना है, वो शुरू कहां से करें। सबसे बड़ी बात यह है कि UPSC एक, कहा जाता है कि दुनिया में जो भी है, इस धरती पे जो भी है, वो सब UPSC पूछ सकता है बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो अब शुरू कहां से करें। तो सबसे पहली चीज है कि सिलेबस इटसेल्फ। ठीक है, आज ये वीडियो देखने के बाद आप जाएंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और आपने स्टडी टेबल पे या आपका जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं अपने बेड के पास उसको चिपकाएंगे और उसको दिन में 2 बार आते जाते आप उसको देखेंगे। अभी शायद आपको ज्यादा चीजें समझ ना आए, बट वो UPSC का जो सिलेबस है वो आपकी गाइडिंग लाइट होने वाली है। ठीक है, जिस तरीके से हनुमान जी कई बार जब दुविधा में होते थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था तो वो श्री राम का नाम जपने लगते थे, उसी तरीके से जब आप UPSC की तैयारी के दौरान आप खो जाएंगे, आप उलझन में होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें, तो आपका UPSC का सिलेबस देखना है। जब आपको समझ नहीं आए कि ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, तो UPSC का सिलेबस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस आ गया। अब जब आप नीचे जा रहे हैं प्रिंट आउट निकालने, तो साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर वाले को बोल करके न्यूज़पेपर लगवाइए। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी हिस्सा है UPSC सिलेबस का, क्योंकि ये आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। ठीक है, ये आपको दुनिया देखने के नए नजरिए देता है। न्यूज़पेपर पढ़े बिना आप एक इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, जो UPSC में बहुत जरूरी है। एक अवेयर कैंडिडेट बहुत जरूरी है UPSC की प्रिपरेशन के लिए। बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल, आपको अब तय करना है कि ठीक है, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने न्यूज़पेपर लगा लिया है, अब मैं थोड़ी बुक्स की ओर भी जाता हूं। बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल जो भी मुझे पढ़नी है उनकी लिस्ट बनाता हूं। लिस्ट बनाइए
और खरीद करके लाइए, सारी एक साथ मत खरीदेगा, क्योंकि अगर आप सारी खरीदेंगे तो आपका एक पहाड़ बन जाएगा आपके कमरे में, और फिर आप ऑलरेडी डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ूंगा। तो आपको जो भी पहले एक किताब, एक सब्जेक्ट की किताब लाइए एनसीईआरटी, और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और एक शेड्यूल और टाइम टेबल बनाइए। मैं मानकर चल रहा हूं कि ज्यादातर आप में से लोग जो हैं वो कॉलेज के लास्ट ईयर में होंगे, कॉलेज के फाइनल ईयर में होंगे, अगर आप 2024 को एम कर रहे हैं तो आपका साथ साथ कॉलेज चल रहा है, फाइनल ईयर है, कई बार फाइनल ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये बहुत जरूरी है कि आप कॉलेज को भी बैलेंस करके चलें, कॉलेज की मस्ती को भी बैलेंस करके चलें। देखिए, कॉलेज का समय लाइफ में दोबारा नहीं आता है, ठीक है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो आपको एक रूटीन बनाना है जिसमें आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज की मस्ती, हैंग आउट, सब चीजों को यूपीएससी के साथ बैलेंस करके चलना है। तो आप सुबह 2-3 घंटे या शाम को 2-3 घंटे, 4 घंटे यूपीएससी के लिए दे सकते हैं, और वो तभी तय होगा कि आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक यूपीएससी को दूंगा रोज। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगले 6 महीने के लिए आप क्या करें, ठीक है। हमने बेसिक सी एक जो इमारत की जो बेसिक बुनियाद है वो रख दी है, हमने सिलेबस, न्यूज़पेपर, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग की बात कर ली है। अब बढ़ते हैं उस जो बिल्डिंग बना रहे हैं हम, उसकी नींव के ऊपर ईंटें रखने की जरूरत है। डेली न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स अब आपको पढ़ना है। आपने लगवा लिया था, पहले दिन से शायद आप ना पढ़ें, बट आप पढ़ना शुरू कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन्स आती हैं, अगर आप उन्हें अवॉइड करना चाहें अभी के लिए तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, क्योंकि शायद अभी आपके पास कॉलेज के साथ कम समय होगा, तो आप कॉलेज जो मंथली मैगजीन्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। अभी सिर्फ न्यूज़पेपर पे फोकस कर सकते हैं, और डेली कुछ करंट अफेयर्स के बहुत सारी वेबसाइट्स पे डेली करंट अफेयर्स क्विज वगैरह आती हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो हमने बात कर ली कि कैसे आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को पढ़ना है। साथ में ही आपको एनसीईआरटी शुरू करनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी जो है वो आपका ग्राउंड वर्क होता है। आप आगे की जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, जो रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, उनको समझने के लिए जरूरी है कि आपको एक बेसिक जो एनसीईआरटीज हैं उनकी अच्छी रीडिंग की हो आपने, और उनकी अच्छी नॉलेज हो, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटीज आप पढ़ेंगे, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है और उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो साथ ही साथ अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा करके देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस उठा करके देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। किसी भी किताब में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ये आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस से ही पता चलेगा। ऑप्शनल सिलेक्शन, मैं इन 6 महीनों में आपको ऑप्शनल की तैयारी करने को नहीं कह रहा हूं, पर इस दौरान ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से रिसर्च करके आपको ऑप्शनल क्या होने वाला है उसको तय करें, ठीक है। तो ऑप्शनल आप सिलेक्ट कर दें, और अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शनल ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है और आप उसी को ऑप्शनल रखने वाले हैं, एंड यू आर डिसाइडेड ऑन दिस, आपने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है, तो आप कुछ उसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप यूपीएससी का सिलेबस ऑप्शनल का देख सकते हैं और उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आप शुरू कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हमें न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स करना है, तो हम न्यूज़पेपर को कैसे अपने टाइम टेबल में फिक्स करें और उसको कैसे पढ़ें उसकी बात करते हैं। हालांकि इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। मैं आपको न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाऊंगा कि उसको कैसे पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले आप कोई एक न्यूज़पेपर को चुनेंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक चुन लीजिए, और हिंदी में भी शायद जनसत्ता और दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, कोई भी एक नेशनल डेली आप चुनिए और आप उसको पढ़िए। आप यू आर फ्री टू चूज एनी वन, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सी भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। रीड सिलेक्टिवली। न्यूज़पेपर रीडिंग की जब बात होती है तो लोग कहते हैं हमें 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन देखिए वो इसलिए लगते हैं क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं है कि उस न्यूज़पेपर में से क्या आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और क्या आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। वो कैसे समझ में आता है? जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, वो समझ आता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, वो समझ आता है जब आप सिलेबस देखते हैं। तो अगर आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब आपको अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी सिलेबस, ये सारी चीजों की अच्छी एनालिसिस करने की जरूरत है। गूगल, यूट्यूब, यहां पे मैंने ये क्यों मेंशन किया है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कॉलेज के टाइम में हैं आप, कुछ एक नई चीजें आपको न्यूज़पेपर में पता चलेंगी। मान लीजिए डिफेक्शन के बारे में कोई एक आर्टिकल है, आप वो पढ़ते हैं और आपको ये समझ ही नहीं है कि डिफेक्शन होता क्या है, आपको ये नहीं मालूम है, और बहुत जनरल सी बात है कि आपको नहीं मालूम होगा जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक जगह नोट बना लेंगे या अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे कि डिफेक्शन के बारे में मुझे पढ़ना है,
और जब भी आपको वक्त मिलेगा आप डिफेक्शन के लिए यूट्यूब पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे, उसी कोई वीडियो या कोई आर्टिकल पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि डिफेक्शन क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसको वर्थ इट बनाना है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के खत्म करना टारगेट नहीं होना चाहिए। रोज आपको उस न्यूज़पेपर में से कुछ सीखना है, कुछ घर लेकर के जाना है, वो आपका एम होना चाहिए। और वो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको गूगल, यूट्यूब की मदद लेनी है। न्यूज़पेपर आर्टिकल में आप किसी एक पर्टिकुलर इशू के बारे में पढ़ते हैं कि आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ते हैं या किसी विमेन इशू के बारे में पढ़ते हैं, आप उसको थोड़ा सा गूगल या यूट्यूब पे कुछ एक वीडियोस देख करके आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात लोग अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि सर नोट मेकिंग करें या नहीं करें। तो देखिए, न्यूज़पेपर से नोट मेकिंग मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं, क्योंकि आप मंथली मैगजीन्स तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, और अभी कोई बच्चा अगर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो बिल्कुल ना है, आपको अभी से न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से 2-3 चीज़ें उठाइए कि आज ये नई चीज़ सीखी मैंने। वो इकोनॉमी से कुछ हो सकता है, एक्सचेंज रेट पे कोई आर्टिकल आया है तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, अभी क्या दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री का कोई टॉपिक आ गया न्यूज़पेपर में, आप उसको लिखिए और जाके आप गूगल या यूट्यूब की मदद से उसको समझिए। बस इतना आपको न्यूज़पेपर में अभी करना है। आप न्यूज़पेपर को रोज 1.5 से 2 घंटे दे सकते हैं। मैं मानता हूं अभी आपको इतना समय एटलीस्ट लगेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटीज न्यूज़पेपर के साथ अभी आपको अगले 6 महीने में एनसीईआरटीज की पढ़ाई करनी है, आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर ओल्ड वाली पढ़नी है या न्यू वाली। मैं आपको कहता हूं इस डिबेट को ही भूल जाइए, ये डिबेट ही यूजलेस है। ठीक है, ओल्ड या न्यू कोई सी भी पढ़िए, नॉलेज आपको मिल रही है। कुछ एक चीज़ों का अंतर होता है, लेकिन आप इतनी वाइड स्टडी करने वाले हैं अपने 1.5 साल की प्रिपरेशन में, 19 महीनों की प्रिपरेशन में, कि कुछ अगर उस एनसीईआरटी में मिसिंग होगा तो वो आप कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ओल्ड और न्यू डिबेट को भूल जाइए, कोई सी भी एनसीईआरटी जो मार्केट में मिल रही है उसको उठाइए, हर एक सब्जेक्ट की, और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। एनसीईआरटीज के लिए मैं सजेस्ट करता हूं अक्सर कि आप पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आप रिलेट कर पाते हैं। आप हमेशा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बारे में सुनते रहते हैं, और जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे हाँ यार, ये तो मैंने सुना है, चलो आज मुझे ये बात पता चल गई। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ कंप्लीटली योर चॉइस कि आप कोई सा भी, आपको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप उनकी एनसीईआरटीज उठाइए और पढ़ने लगिए। इसमें मैं कोई एक स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको। बट अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको 9 से 12 तक की 5-6 एनसीईआरटीज होंगी, वो सारी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटीज से नोट मेकिंग अभी आगे बात करेंगे, उस पर क्या करना है। हिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल की, वो आपको पढ़नी है क्लास 11th 12th की। ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड की भी एक किताब आती है जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए काफ़ी लोग रेफर करते हैं, तो आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो उन किताबों को भी ले आइए हिस्ट्री की, और उनको भी एक रीडिंग दीजिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं सिर्फ एक किताब अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की किताब आती है, आप उसको पढ़िए। अच्छी किताब है, बहुत सारी फोटोज हैं, शायद पहली बार में समझ नहीं आएगा, बट आप थोड़ा पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज ही सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप 11th की उठाते हैं और आपको बहुत दिक्कत होती है तो इसको टैकल करने की 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आप यूट्यूब पे जाइए। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाइए और जो भी टॉपिक्स हैं, अक्सर बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने उन जो चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन पोस्ट कर रखा है, उनकी वीडियोस बना करके यूट्यूब पे डाल रखी हैं, तो आप इन यूट्यूब वीडियोस की मदद से उसको समझ सकते हैं। या दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ने में बहुत मुश्किल आ रही है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि 9 से स्टार्ट कर सकते हैं या फर्दर 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई रेफरेंस बुक नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटीज करनी है, तो आपको वो समझना बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से समझें, तो उसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की भी एनसीईआरटीज आपको लानी है, उसको पढ़ना है। 10th to 12th में बता रहा हूं आपको। ठीक है, उससे नीचे की एनसीईआरटी शायद आती भी नहीं है। 10th और 12th की आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, और आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? सिर्फ जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो। ठीक है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो यूपीएससी सिलेबस का पार्ट नहीं है। सोसाइटी में क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी है। अगेन सोसाइटी में आप कोई बहुत रेफरेंस बुक या और कोई मटेरियल नहीं रेफर करते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए। बाकी चीज़ों में आप जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ठीक है, और हिस्ट्री के लिए अगेन आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उन एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। उनको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बायोलॉजी में आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी है,
जिसके लास्ट 4 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, वो आपको कई बार यूपीएससी में मदद करता है, बट दिस इज अगेन ऑप्शनल। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप पढ़ लीजिए। तो ये हमने बात की अगले 6 महीने की, जिसमें आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट डालेंगे, आप एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 6 महीनों में आपने वो सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली जो मैंने यहाँ पे बात की है, ठीक है। कई सारी एनसीईआरटीज हैं, तो आपको रोज 2-3 घंटे निकालने होंगे एनसीईआरटीज के लिए। अब हम बात करते हैं जब आप एक फुल फोकस्ड गाइडेड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है गाइडेड प्रिपरेशन। अभी जो अगला 6 महीने आपके लिए हैं, वो आप थोड़ा समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, बेसिक ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। लेकिन कमिंग मई से अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मई 2023 से 1 साल की बहुत फोकस्ड और बहुत गाइडेड प्रिपरेशन चाहिए। गाइडेड प्रिपरेशन का मतलब ये है कि अब आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी है और यूपीएससी के सिलेबस की डिमांड के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब सिर्फ चीज़ें समझनी नहीं है, आपको सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगी। अगले 6 महीनों में आपने ग्राउंड वर्क बना लिया, दैट्स फाइन, बट अब गाइडेड प्रिपरेशन की जरूरत है, ठीक है। और जो मई से सितंबर करीब 5-6 महीने का जो समय है, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शनल की तैयारी भी करनी है। मैंने अभी बताया कि जो पहले 6 महीने हैं, आज से अगले 6 महीने तक आपको ऑप्शनल डिसाइड करना है। आप बहुत सारी एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, आपको कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगेंगे, उनका सिलेबस और एवरीथिंग रिसर्च करके आप एक ऑप्शनल डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगले 6 महीनों में आपका ऑप्शनल एकदम डिसाइडेड होना चाहिए और मई से आपको ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देनी है और अगले 5 से 6 महीने में आपको उस ऑप्शनल को तैयार कर देना है, ठीक है। मतलब उसकी एक प्रॉपर रीडिंग कर लेनी है, उसके जो नोट्स बनाने हैं, मतलब आप क्लास लेते हैं तो आपके नोट्स बनेंगे, अदरवाइज अगर आप बुक्स से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग के मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप उसको एक प्रॉपर रीडिंग आपको खत्म करनी है। और अब ये समय है मई 2023 से कि अब आप रेफरेंस बुक्स पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटीज आपने पढ़ ली, आपने ग्राउंड वर्क बना लिया। जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप रेफरेंस बुक्स पढ़ने वाले हैं, उनकी एनसीईआरटीज को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन रेफरेंस बुक्स को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी में आपने कुछ पढ़ा था और वो काफी अच्छा था और उस रेफरेंस बुक में नहीं है, तो आप उस रेफरेंस बुक में ही वो चीज ऐड कर लीजिए मार्जिन पे, ठीक है। बट अब अगर आप पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पे फोकस कीजिए। अब आपको एनसीईआरटीज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने 6 महीने में 2 बार एनसीईआरटीज पढ़ ली, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए, अब लक्ष्मीकांत पे फोकस करेंगे। उसी तरीके से स्पेक्ट्रम अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अब एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्पेक्ट्रम पे फोकस कीजिए। और इन जो 5-6 महीने हैं मई से सितंबर के बीच, इनमें आपको कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है और उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और ये ही कोर बनाते हैं आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। इनकी रेफरेंस बुक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रेफरेंस बुक्स क्या है, उस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किसके लिए कौन सी रेफरेंस बुक है, या मे बी आगे मैं भी उन पे कोई एक वीडियो लेकर आऊंगा। अब अगले 6 महीने में मैंने आपको कहा था कि मंथली मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। नवंबर से अगले अप्रैल तक आप मंथली मैगजीन्स नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बिकॉज आपके पास टाइम की कमी है। अब मई से, क्योंकि आपका कॉलेज मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, तो मई से जब आप तैयारी शुरू करेंगे अगले 1 साल के लिए, तो आपको बहुत डिलीजेंटली मंथली मैगजीन्स पढ़ना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट वो सारी चीज़ें रिटेन नहीं रहती हैं। मंथली मैगजीन्स में बहुत सारी जगहों से जो इन्फॉर्मेशन है वो कोलेट करके एक जगह पे लाते हैं, वो उसको आप पढ़ेंगे और उसको आप रिवाइज करेंगे। दैट विल बी योर द गो टू सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, ठीक है। आपको मई 2023 से मंथली मैगजीन स्टार्ट कर देनी है और टेस्ट भी आपको लिखना शुरू करना है मई के बाद। तो मानिए आप मई में आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, 1 महीने में आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली। अब क्या पढ़ा, क्या समझ आया, उसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट दें। टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या बहुत सारी कोचिंग जो टेस्ट सीरीज लाते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट भी लिखना जरूरी है। पहले प्रीलिम्स के दीजिए, जब 1-2 और रिवीजन हो जाए तो आप मेंस के भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं और अब आप टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट का मतलब ये होता है कि आगे हम प्रिपरेशन कैसे करें वो समझने के लिए टेस्ट देना है, आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट देना है। तो टेस्ट मई जून में आपको जो सब्जेक्ट खत्म करते हैं उसके कुछ एक टेस्ट, उसके कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। मैं रूटीन
मैंने शुरुआत में भी बोला कि रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो एक रूटीन बनाइए, और रूटीन को मैंने ऐसे एक 2+3+3+2 के वे में डिवाइड किया है। तो सुबह के 2 घंटे आप मान लीजिए आप 7-8 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं तो आपको 2 घंटे देने हैं न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन में, जिसमें आप एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे करीब 1 घंटे में, और 1 घंटे में आप 5-7-10 पेज एक करंट अफेयर्स मैगजीन का पढ़ेंगे। 3 घंटे आप ऑप्शनल या जीएस को दे सकते हैं। शाम के 3 घंटे अगेन आप ऑप्शनल या जीएस जो भी आपको लगता है तो आप उसको देख सकते हैं, और बाकी के जो 2 घंटे बचे शाम के, आप उसमें आपको जो अच्छा लगता है, आपको कुछ लेक्चर देखना है आप वो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं, आप कुछ टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें आप शाम के। तो बेसिकली ये स्टडी प्लान देखिए आपका करीब 10 घंटे का है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सितंबर 2023 तक एनसीईआरटीज कर ली हैं, न्यूज़पेपर की अच्छी हैबिट, मंथली मैगजीन्स की अच्छी हैबिट, बेसिक रेफरेंस बुक्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए उनको तैयार कर लिया है, उनके कुछ टेस्ट दे दिए हैं, ऑप्शन का सिलेबस हमने तैयार कर लिया, एक बार प्रिपेयर कर लिया है सब कुछ। अब आती है बात अक्टूबर 2024 और दिसंबर 2024 के बीच जो 3 महीने हैं उनमें क्या करें। तो उनमें अब आपको कुछ मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, जैसे कि एथिक्स। अभी तक आपने एथिक्स नहीं किया है, एथिक्स को करना है। एथिक्स में क्या करना है, आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, और फिर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल उठा सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं एथिक्स के लिए, मैं उसको कोई पर्टिकुलर बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, आपको जो अच्छी लगे आप उठाइए। ल्यूकमान की किताब आती है और 1-2 किताबें आती हैं, ठीक है, आप उनको उठाइए, आप वहां से टॉपिक्स पढ़िए, उनको समझिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। ये आपको चीज करनी है अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में। साथ ही आपको एसए भी करना है, ठीक है। एसए में आपको फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करना है, आपको पढ़ना है कि एसए में आपको ये समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके कि यूपीएससी किन चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। आपको कुछ एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, आपको उन एसेज पे अपने फॉर्डर मटेरियल तैयार करने हैं। फॉर्डर मटेरियल क्या होता है, एथिक्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सब पर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया 200 डे मास्टर प्लान फॉर 2023 उसमें मैंने वो बात की है, तो आप उस वीडियो को देख करके ये समझ सकते हैं कि एसए और एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो एसए में आपने फॉर्डर मटेरियल बना लिया, आप 1-2 एसए लिख भी सकते हैं, टॉपर्स के एसेज पढ़ सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एसए कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अब जो वो 3 महीने हैं उसमें साथ में ही आपको ऑप्शनल चलाना है, ठीक है। आपको ऑप्शनल का एक रिवीजन करना है और बेसिक थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग करनी है, बिकॉज ऑप्शनल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जनवरी फरवरी से प्रीलिम्स नजदीक आने लगता है तो आपका फोकस ऑप्शनल वगैरह से हट करके सोलली आपका फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो टाइम है उसमें आप ऑप्शनल को रिवाइज करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, और कुछ एक आंसर राइटिंग, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखना है, आप रोज़ 2-4 आंसर लिख सकते हैं, पर ये आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही कुछ एक सब्जेक्ट्स थे, अभी तक हमने कोर सब्जेक्ट्स की बात की थी, पर जीएस 1, 2, 3 में कुछ एक टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते, वो सिर्फ मेंस में आते हैं। तो अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में आपको ये सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मेंस स्पेसिफिक हैं। आपको इनमें क्या करना है, बेसिकली आपको एक तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि किन लाइंस पे यूपीएससी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, आपको इनका सिलेबस आइडेंटिफाई करना है, और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। मैं नोट्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स आप दे लेंगे, प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद आपको मिलते हैं 90 से 100 दिन, और 90 से 100 दिन बहुत कम लगते हैं अगर आपके पास नोट्स नहीं है। तो आप उस समय पढ़ने लगेंगे ये सारे सब्जेक्ट्स और उनके नोट्स बनाने लगेंगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो लास्ट के जो 3 महीने हैं 2023 के, उनमें आप ये सब चीज़ें कवर करके रखें ताकि आप मेंस रेडी भी रहें, ठीक है। अब अगेन जनवरी से फरवरी 2024 तक आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जीएस के चारों पेपर हो गए, ऑप्शनल हो गया, नोट मेकिंग हो गई, सब चीज़ें हो गई। अब मेंस के लिए एक बार फिर से फाइट मारेंगे, 2 महीने के लिए हम मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे कि अगेन एक बार रिवीजन ऑप्शनल, ठीक है, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग, वो चीज़ें करेंगे। इन 2 महीनों में आपके पास स्कोप है कि आपका जो भी अभी तक जो मैंने दिसंबर तक बताया उसमें से जो रह गया वो जनवरी फरवरी में अपना प्रिपेयर करें, उसको फाइनलाइज करें, ठीक है, क्योंकि फरवरी के बाद हम प्रीलिम्स शिफ्ट कर जाएंगे। अब
मार्च का समय आता है। मार्च 2024 वो समय है जब आप 2024 के प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने लगेंगे, ठीक है। 3 से 4 महीने का ये जो समय है, 3 महीने का समय है, मार्च से मई 2024, उसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। आपको कोर सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है, बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, उनको सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें आपको मार्च में करनी है। तो इस प्लान से हम देख रहे हैं कि हमने फरवरी 2024 तक मेंस के लिए भी हम तैयार हो गए, ठीक है। हमने नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, सब चीज़ें कर ली, सब चीज़ें कवर कर ली, सारे सिलेबस पे हमारे नोट्स हैं, सब चीज़ें हैं। फिर हम आराम से प्रीलिम्स, बिना मेंस की टेंशन लिए हम प्रीलिम्स से शिफ्ट कर जाएंगे। तो प्रीलिम्स की आपने तैयारी की, टेस्ट वगैरह देंगे, साथ में ही अब समय है सीसेट पे फोकस करने का। 3 महीने हैं, मुझे लगता है जनरली 3 महीने अगर आप वीकेंड पे रोज, मतलब हर सैटरडे संडे अगर आप 3-3, 4-4 घंटे सीसेट को देते हैं तो 3 महीने बहुत समय होता है सीसेट की तैयारी करने के लिए। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल होते हैं सीसेट में, उनको दिक्कत नहीं होती। बट अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपको सीसेट की तैयारी के लिए और ज़्यादा समय लगेगा तो आप इससे पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। संडेज को या सैटरडे संडे को आप 1-2 घंटे दे सकते हैं। अदरवाइज लास्ट के 3 महीने में आप सीसेट की तैयारी करेंगे, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सीसेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ये चीज़ें हो गई कि आप कैसे प्लान करें 2024 के अटेम्प्ट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। हमने हर चीज़ देखी, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटीज, रेफरेंस बुक्स, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, हमने हर चीज़ को इस टाइमलाइन में फिट करने की कोशिश की है। इसके साथ आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होंगे 2024 के अटेम्प्ट के लिए। और मेरी बात मानिए, अगर आप ये सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ करके जाते हैं, अगर आप इसको बहुत ईमानदारी से प्रिपेयर करके जाते हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा। साथ में ही आप मेंस में भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल चांस स्टैंड करेंगे 2024 में उसको क्लियर करने के लिए। अब लास्ट में कुछ ज्ञानवर्धक बातें करेंगे हम, ठीक है। 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत नए एस्पिरेंट हैं जो बहुत खोया हुआ है। मैं भी जब मैंने तैयारी शुरू की थी मैं बहुत खोया हुआ था, ठीक है। बट कुछ चीज़ें मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस से, 2 इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस से जो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आपने यूपीएससी के लिए डिसाइड कर लिया है, हमने पहले स्लाइड में बात की थी कि कैसे आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है, और मैं मान रहा हूँ कि आपने डिसीजन ले लिया है, तो अब ज़रूरी है कि आप आज से तैयारी शुरू करते हैं, आज से ही, ठीक है। क्योंकि पोस्टपोन मत कीजिए। मैंने अपनी तैयारी कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू की और मुझे हमेशा ये लगता रहा कि यार शायद अगर कॉलेज के फाइनल ईयर में थोड़ी तैयारी कर ली होती तो शायद आज जो इतनी मुश्किल आ रही है, जो चीज़ें करने के लिए समय नहीं है, वो शायद मैं बेटर पोजीशन में होता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 2024 के लिए डिसाइडेड हैं कि आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है 2024 का, तो आज से तैयारी कीजिए, डू नॉट पोस्टपोन अगेन, ठीक है। फिर एक ज्ञानवर्धक बात यह है कि रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रिपरेशन। तो रूटीन आपकी लाइफ का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। आप खुद आजमा कर देखिए, अगर आप सुबह एक टाइम पे उठते हैं, आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर आपका जो दिन भर का काम है वो करते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सब चीज़ें करते हैं। अगर आप एक रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। वहीं अगर आप बहुत देर से उठ रहे हैं, आपका कोई टाइम नहीं है सोने का, आपका कोई टाइम नहीं उठने का, तो आपका पूरा दिन बहुत बिखरा बिखरा रहता है, ठीक है। यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यूपीएससी के लिए रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें फिट इन करनी है। आपको मालूम होना चाहिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये करने वाला हूं, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा। इसके बिना अगर आप सुबह उठते हैं और आपको कोई होश नहीं है, ठीक है आज पॉलिटी पढ़नी है विदाउट एनी पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है अब हम लेट उठे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत हैफेजर्ड होगी और एक ईमानदार प्रिपरेशन नहीं होगी। तो इसलिए रूटीन बहुत जरूरी है। तो रूटीन आप आज से बनाइए। आप अभी कॉलेज में हैं, आप अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट कीजिए, उठने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, कॉलेज की पढ़ाई करने का, दोस्तों से मिलने का, हर चीज को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फिक्स कीजिए और उसको उस तरीके से ही कीजिए, ठीक है। अब जब आप यूपीएससी की तैयारी में उतर रहे हैं, अगले 1.5, 2, 3, 4 साल आप यूपीएससी को देंगे, ठीक है। सबको अलग अलग समय लगता है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग का भी ध्यान रखें। मैंने बहुत लोगों को देखता हूं जो यूपीएससी की तैयारी में इतना खो जाते हैं कि उनको कई मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है। उनको कई बार फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। आप घंटों बैठ रहे हैं और आप दिन में 15 मिनट भी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो आपको बैक पेन डेवलप हो जाएगा,
ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। तो फिजिकल और मेंटल वेलबींग भी आपकी प्रिपरेशन का एक अहम हिस्सा है। इस बात को एकदम गांठ मार कर रख लीजिए, आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है। मेंटल वेलबींग का क्या मतलब है कि आपको आइडेंटिफाई कीजिए कि अच्छा क्या आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, क्या आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, तो मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग दैट यू नीड टू टॉक अबाउट, ठीक है। आपको ज़रूरी है कि आप लोगों से एक्सप्रेस करें। आप टेस्ट देते हैं, खराब प्रिपरेशन, खराब परफॉर्मेंस थी, बहुत गंदे मार्क्स आए, आप बात कीजिए, ठीक है। अपने दोस्त को फ़ोन लगाइए और बोलिए कि यार तैयारी की थी, है ना, फिर भी नहीं हुआ। आप अंदर मत रखिए, क्योंकि अंदर ही अंदर वो आपकी जो लूजर वाली फीलिंग है कि यार हमसे नहीं हो रहा है, वो आपको अंदर ही अंदर खाती जाती है, और उसी से जो आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेवलप होती है, ठीक है। तो मेंटल वेलबींग का मतलब यही है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मत भूलिए, दोस्तों से बात करना मत भूलिए, आपको कंप्लीट आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट मेरा यही है कि डू नॉट गो इन हाइबरनेशन, लिमिटेड सोशलाइजिंग इज द की। तो कुछ लोगों को लगता है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा, कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कंप्लीट संन्यास, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना नहीं, दोस्ती यारी सब खत्म, परिवार वालों से मुंह फेर लेना है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर चीज को बैलेंस करके रखिए। ऐसा भी नहीं है कि आप हर वीकेंड को दोस्तों से मिल रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल दोस्तों के साथ मिलना, दोस्तों से बात करना, वंस इन अ वाइल उनको कॉल करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप एक वेल फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहे इस प्रोसेस के एंड तक, तो यूपीएससी क्रैक करके भी क्या करेंगे। अगेन एक बहुत जरूरी बात मैं जो आपको अभी बताना चाहूंगा वो ये है कि आप फेल करने वाले हैं, ठीक है। मैं फेल किया था, मैं जिसको जानता हूं सब ने फेल किया है। जो पहले अटेम्प्ट में फाइनल क्रॉस कर जाता है और सिलेक्ट हो जाता है वो भी फेल किया है। वो फेल किया है शायद टेस्ट्स में, ठीक है, वो प्रिपरेशन में फेल किया है, कुछ लोग रिजल्ट्स में फेल करते हैं, आप भी फेल करेंगे। आप डिसाइड कीजिए कि आप फेल कब होंगे। आपको प्रिपरेशन में फेल होना है, आपको टेस्ट्स में फेल होना है, या आपको फाइनल रिजल्ट में फेल होना है, ठीक है। तो अगर आप नियमित तौर से टेस्ट देते रहते हैं तो आप उनमें फेल करेंगे, आप इंप्रूव करेंगे और आप फाइनल सिलेक्शन या फाइनल रिजल्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, उसमें आप बेटर पोजीशन पे होंगे। वहीं अगर आप टेस्ट नहीं लिखते, आप रिविजन्स नहीं करते, ठीक है, आपको मालूम ही नहीं प्रिपरेशन कहाँ जा रही है, बस सुबह उठते हैं, पढ़ने लगते हैं, रिवीजन का कोई होश नहीं, टेस्ट का कोई होश नहीं, सिलेबस का कोई होश नहीं, तो आप शायद फाइनल रिजल्ट में फेल हो जाएंगे। उससे बहुत बेटर है कि आप प्रिपरेशन के दौरान फेल करें, आप टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा फेल करें, सीखें, फेल करें, सीखें और इम्प्रूव करें, ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस तैयारी के लिए। 2024 के लिए आपके पास अभी बहुत समय है, पर तभी जब आप उस समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचें कि बहुत समय है अब तो छोड़ देते हैं, मई में स्टार्ट करेंगे, तो ट्रस्ट में आप बहुत लोगों से ऑलरेडी पीछे हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं। कोई लोग कोचिंग लेने लगते हैं या खुद से पढ़ने लगते हैं, तो आप भी आज से ही स्टार्ट कीजिए अगर आप 2024 देना चाहते हैं तो। और ये जो मैंने आज आपको एक रोड मैप दिया है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, डेफिनेटली कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, ठीक है, बट आपको एक प्रॉपर रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से आप कुछ टिप्स ले सकते हैं, अपना रोड मैप तैयार कीजिए। तो 19 महीनों में आप क्या करने वाले हैं वो सब आपको आज डिसाइड करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ना है। सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटीज, रेफरेंस बुक्स, वो सारी चीज़ें करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। एक रूटीन होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप खुद से ईमानदार नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख करके आप तैयारी शुरू कीजिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें लाइफ में और बहुत सक्सेस अचीव करें, ठीक है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।